नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं दामिनी भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में। और आज हमारे साथ जुड़ी हैं वर्षा कटोच जी, जो कि एक गायिका है। तो आइए अपने इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैम, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद करना चाहूँगी मैं आपका और आपकी सारी टीम का, और नमस्ते हिमाचल के सभी दर्शकों को वर्षा कटोच की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जी बिल्कुल मैम। जैसे कि आज हम संगीत के बारे में बात करेंगे और संगीत हम सुनेंगे भी आपसे, लेकिन जैसे कि हम सभी जानते हैं, हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं या हम कोई भी अच्छा काम करते हैं तो कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी के साथ करते हैं, भगवान का नाम लेकर करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत भी हम ऐसे ही करें और एक भजन से करें। तो मैं चाहूँगी कि आप एक भजन हमारे लिए गा दें। बिल्कुल। पर दो चोलियाँ माता सवाली जाए ना खाली, पर दो चोलियाँ, पर दो चोलियाँ माता सवाली जाए ना खाली, पर दो चोलियाँ संगता दूरों आइया ने कि दुखड़े नाल ले आइया ने, संगता दूरों आइया ने कि दुखड़े नाल ले आइया ने, दुखड़े मिटा दियो, दुखड़े मिटा दियो माता सवाली जाए ना खाली, पर दो चोलियाँ, पर दो चोलियाँ माता सवाली जाए ना खाली, पर दो चोलियाँ। बेहद खूबसूरत मैम, कितनी खूबसूरती से जो है आपने ये भजन हमें सुनाया। और इस तरह से अगर हम अपने दिन की शुरुआत करें तो बहुत अच्छा रहता है हमारा दिन, और जो शुरुआत है वो भी बहुत अच्छी होती है। तो हम जैसे कि अब अगर हम शुरू करें तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, जब हम कला में आगे जाते हैं या अपनी कला में आगे बढ़ते हैं तो उस कला के लिए सबका एक अलग महत्व होता है और सबके लिए उसका एक अलग मतलब होता है। तो संगीत से आप जुड़ी हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि संगीत का आपकी लाइफ में क्या महत्व है और क्या मायने रखता है संगीत आपके लिए? संगीत अब कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि ये शब्द छोटा है लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। लेकिन संगीत आपको हर परेशानी से उबारने का नाम संगीत है। खुशी के मौके पर भी ये आपका साथ देगा, और फिर जब आप किसी ऐसी परिस्थिति में चले जाते हैं तब भी संगीत जो है वहाँ से आपको उबारने का काम करता है। अच्छाई में, बुराई में, संघर्ष में, हर जगह संगीत जो है वो आपके काम आता है। तो संगीत का तो ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जी जी बिल्कुल मैम। जैसे कि अब हम आपके लाइफ के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का, उस सभी के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आपके जो लाइफ की जो हम शुरुआत करने वाले हैं बात की, तो उसको आपको थोड़ा सा हम बचपन में लेके जाएंगे। तो अगर हम बात करें जब हम छोटे होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो किस तरह का माहौल था उस वक्त, और स्कूलिंग कहाँ से आपकी हुई है? और अगर हम इंटरेस्ट करें तो बच्चे का मन बहुत चंचल होता है, बहुत सारी चीज़ें करने का मन होता है, तो वो बचपन कैसा रहा आपका? मेरा बचपन बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मेरे मम्मी पापा जैसे गांव में गाते ही हैं, ऐसे भजन कीर्तन जो अपने होते हैं, संस्कार उनमें, तो मुझे बहुत शौक़ था। मैं अपने मतलब माताश्री के साथ ही रहती थी, तो वो गाते बहुत अच्छा थे, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था, मतलब उनके साथ साथ मैं गाती थी। तो अगर मेरी गायकी की अगर आप बात करते हैं, तो मैंने चौथी कक्षा से स्टेज पे गाना शुरू कर दिया। मैं नहीं भी चाहती थी गाना, पर जैसे मेरे जो अध्यापक गुरुजन होते थे तो वैसे सुनते थे वो मेरे से, और वो शुरू कर देते थे कि नहीं, जैसे पेरेंट्स से बात करते थे कि आपके बच्चे से तो हम गवाएंगे ही गवाएंगे। तो पहला जो मैंने गीत गाया वो चौथी कक्षा में गाया, बहुत छोटी थी। तो मेरे जो अध्यापक थे उन्होंने जैसे गोद में उठा के मुझे माइक तक जैसे कुर्सी रखी, और तब मैंने गाना मतलब वहाँ शुरू किया, और मेरा पहला गीत था लौंगे गो आया तारा।
जी। हाँ जी, यहाँ से शुरुआत हुई है मेरी गायकी की ना जी। जी, बिल्कुल मैम, जैसे कि आपने कहा कि मतलब बचपन में जो शुरुआत है वो बचपन से ही आपकी शुरू हो गई थी। जी। तो इसी के साथ मैम अगर हम बात करें, जैसे आगे बढ़ते गए, स्कूल के बाद हम कॉलेज की बात करते हैं, तो काफ़ी सारी चेंजेस आते हैं लाइफ में, करियर भी बनाना है, पढ़ाई भी करनी है, और इसी बीच कई सारे उतार चढ़ाव जो है हम लाइफ में देखते हैं। लेकिन उसके बाद अगर मैं कॉलेज की बात करूँ, तो कॉलेज किस तरह का रहा आपका, और जो सिंगिंग है वो आपने कैसे उसको साथ रखा? आपके लिए मैं बताना चाहूँगी कि मेरी शुरुआत जो हुई है वो DD1 से हुई है जी। 9th में पढ़ती थी मैं जी। कॉलेज, जैसे कैसेट लाइन में तो मैं बहुत बाद में आई जी। पर DD1 जब बड़ा फेमस होता था दूरदर्शन हमारा, तो वो स्कूल में आए, जैसे उनको चाहिए था देशभक्ति का गीत कोई बच्चा गाए, तो वो एक फिल्म बना रहे थे, टेलीफिल्म भारत की नारी, तो मैंने उसमें मतलब शुरुआत मेरी वहाँ से हुई। फिर उसके बाद जालंधर दूरदर्शन में एक प्रोग्राम आता था, गुरदीप सिंह जी वो कार्यक्रम संचालक थे, वो चलाते थे, तो वहाँ भी मैंने, क्योंकि मैं गाने के साथ साथ डांस भी करती हूँ, जैसे हमारा कांगड़ा का झमाकड़ा है, तो वो भी मैं करती हूँ और सिखाती भी हूँ। तो मेरी शुरुआत जो हुई है वो दूरदर्शन से हुई है। और कॉलेज की अगर आप बात करें तो कॉलेज में फिर कैसेट लाइन जो स्टार्ट करी मैंने, तो वो कॉलेज में आके करी 93 में। जी, मतलब कहा जाए अगर हम कॉलेज तक की बात करें तो काफ़ी कुछ जो है आपने हासिल स्कूल से कॉलेज के बीच में ही कर लिया था। हाँ जी, हाँ और जी। जैसे कि मैम अगर हम बात करें उस समय की, तो जैसे आपने कहा कि इंस्पिरेशन वो कहीं ना कहीं से जो आपने सीखा वो अपने पेरेंट्स से ही सीखा, और वहीं से जो शुरुआत है वो हुई आपकी। फिर 9th में जो है आपने दूरदर्शन के साथ काम किया। तो मैम ये जो हम जर्नी की बात करें, जैसे हम चाहते हैं कि हम करियर किसी चीज़ में बनाएं या हम किसी पढ़ाई में आगे जाना चाहते हैं, तो जब आपने सिंगिंग को ही चूज़ किया और सिंगिंग में ही आप आगे गई, तो किस तरह का रिएक्शन था फैमिली का? और वो जो हम फैमिली सपोर्ट की बात करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा जो है हिस्सा हमारी लाइफ में फैमिली का होता है, उनका सपोर्ट होता है तो ही हम आगे जाते हैं, तो वो सपोर्ट किस तरह से रहा और किस तरह का माहौल था उस वक्त? देखिए, फैमिली की तरफ से तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, चाहे आप मायके पक्ष की बात करें चाहे ससुराल पक्ष की, दोनों ही पक्ष बहुत अच्छे हैं। पर जब शुरुआत हुई थी तब तो मैं जैसे कॉलेज में पढ़ती थी, तो मतलब पूरा सहयोग था। आज तक मैंने जितनी भी कैसेट्स गाई हैं, वो जितना भी मटेरियल मैंने गाया वो मेरे माताश्री ने मुझे सिखाया और वही मैंने गाया। और जितने भी आज तक टैग मिले हैं तो मुझे अपने कल्चर के लिए ही मिले हैं, चाहे आप उसमें जैसे जिस दौर में मैंने गाना शुरू किया मैम, उस दौर में मुझे एक मेरा मतलब सपना था शुरू से कि हमारा जो कल्चर है, चाहे कांगड़ा की बात कर लो आप, मैं जैसे धर्मशाला से हूँ तो मैं जैसे कांगड़ा की बात पहले करूँगी, पर मेरा शौक ये था कि हमारा जो हिमाचली संस्कृति है वो भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जानी चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें ये संवर्धित थी किताबों में, पर इनको जन जन तक पहुँचाने का जो काम है वो मेरा सपना था कि मैं इस चीज़ को जन जन तक पहुंचाऊं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं कामयाब भी हो पाई कैसेट्स के माध्यम से। मेरी पहली कैसेट थी झमाकड़ा की, ब्याह गीत, शादी के ब्याह गीत जो होते हैं। तो कॉलेज में जैसे हमारे प्रोड्यूसर जो कैसेट कंपनी वाले थे वो आए, उन्होंने ऑडिशन किया, तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, मेरे गुरुजी थे डॉक्टर प्रत्यूष गुलेरी जी, आज तो वो इस दुनिया में नहीं है, पर आज सिंगिंग लाइन में अगर मैंने कोई मुकाम हासिल किया है तो उनकी बदौलत, क्योंकि स्टूडेंट्स तो हज़ारों होते हैं, धर्मशाला कॉलेज में पढ़ती थी मैं, तो उन्होंने मेरा नाम भी प्रपोज किया। तो जब ऑडिशन हुआ तो मेरी वॉइस जो है वो सिलेक्ट हुई, तो वहाँ से मेरा जो है कैसेट लाइन का सफ़र शुरू हुआ। जी बिल्कुल मैम, जैसे कि आपने बताया कि ये जो शुरुआत है, ये जो कैसेट लाइन की शुरुआत है ये वहाँ से हुई, इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे और जानना चाहेंगे। लेकिन मैम इससे पहले अगर हम बात करें, जैसे आपने अपने गुरुजी का नाम लिया और साथ ही आपने बताया कि आपकी जो माता जी है उन्होंने आपकी बहुत हेल्प की जब आप सिंगिंग की लाइन में आई, तो कहीं ना कहीं अगर हम इंस्पिरेशन की बात करें तो आप अपना इंस्पिरेशन किसको मानती हैं? मैं तो अपने पेरेंट्स को मानती हूँ। जी, क्योंकि फादर साहब भी बहुत अच्छा गाते थे और जैसे वो फ़ौज में थे
तो वहाँ भी जैसे साथ जाती है फैमिली, तो मैं छोटी सी थी तो जी। पापा के साथ जैसे गाना गाना, तो वहाँ भी जैसे मेरे को उठा के ले जाते थे कि इसकी जी। वॉइस बहुत अच्छी है आपके बच्चे की। जी, जी। हालांकि तब बहुत ही छोटी थी, तब तो पता भी नहीं था, पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं गॉड गिफ्टेड हूँ, जी। कि ऐसा नहीं है कि मैंने कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली है या कुछ, जी। वैसे ही है, नेचुरल है, मतलब जो भी है। जी। जैसे आप बोल सकते हैं कि एक नहर होती है और एक बिल्कुल। खड्ड होती है। जी। नहर को ऐसे बनाया जाता है और एक खड्ड होती है, वो कहीं से भी रास्ता बना लेती है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है मैं वो हूँ कि नेचुरल, अपना फोक जितना भी है, क्योंकि उसमें प्राकृतिक सौंदर्य ही ज़्यादा ज़रूरी है। जी। उससे ज़्यादा छेड़छाड़ तो हम कर ही नहीं बिल्कुल, सकते, बिल्कुल। और लोग पसंद भी नहीं करते हैं। जी। तो उसको मैंने एज इट इज़ मतलब गाया कैसेट्स में। जी बिल्कुल, मतलब कहा जाए कि जो हम हिमाचल के कल्चर की बात करते हैं, वो जो रॉ है, वो रॉ कल्चर जो है आपने अपने साथ रखा है, और उसमें कोई भी मिलावट नहीं है। जी बिल्कुल मैम। तो अगर जैसे कि अगर हम बात करें आगे, जैसे कि आपने कैसेट्स का दौर बताया और शुरुआत उस समय हुई थी, तो जैसे कि हम सभी जानते हैं आजकल टाइम इतना चेंज हो रहा है, लेकिन जब कैसेट्स का दौर था तो कुछ माहौल अलग होता था उस समय, और लोग जो है बहुत खुश रहते थे, घर पे कैसेट्स आती थी तो एक खुशी का माहौल सा बन जाता था। तो जब आपकी फर्स्ट कैसेट रिकॉर्डिंग हुई थी तो वो कौन सा गाना था, और वो जो रिकॉर्डिंग का वो जो एक्सपीरियंस था वो किस तरह का रहा आपका? वो क्रेज़, मतलब उत्सुकता, पहली बार वैसे तो दूरदर्शन के स्टूडियोज़ तो देखे ही थे, पर कैसेट लाइन में अब अलग हिसाब होता है। आज तो डिजिटल है, पर उस टाइम क्या होता था कि जितने भी म्यूजिशियंस स्टूडियोज़ में बैठते थे तो अलग अलग केबिन होते थे। जी। और वो दौर देखा है मैंने। आज से मुझे मतलब 32 साल हो गए इस लाइन में, जी। तो आज से 32 साल पीछे ले चलती हूँ मैं आपको, जी। कि अलग अलग केबिन होने, और लास्ट में जब कोई सिंगर भूल जाता था जी। तो दोबारा फिर वो सारी रेपिटेशन करनी पड़ती थी, दोबारा गाना पड़ता था पूरा गाना। जी। आज के दौर में तो ये है कि कट पेस्ट है, आवाज़ चाहे जैसी मर्जी हो उसको रिवर्ब लगा के आप बहुत सुंदर सुरीला बना सकते हैं। जी। पर तब क्या होता था कि ओरिजिनलिटी होती थी, और जैसे कोई भी अगर म्यूजिशियन कहीं भूल जाता है जी। तो दोबारा से सिंगर को फिर, चाहे वो 10 बार, चाहे 10 म्यूजिशियंस बैठे हैं तो 10 अगर अलग अलग भी गलती करते हैं तो गायक को वहाँ से शुरू से ही गाना पड़ेगा। मैंने बहुत, मतलब उस दौर की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ से शुरुआत हुई है मेरी। जी। तो मतलब कहा जाए कि हम कह सकते हैं कि मुश्किल कितना था, क्योंकि आजकल हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और जो सारी चीज़ें एक क्लिक पे हमें मिल जाती है, एक बटन प्रेस करके जो है हमारे सामने, हमारी टेक्नोलॉजी से सब इजी हो जाता है। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि उस दौर में कितना मुश्किल था, और अगर छोटी सी भी गलती हो जाए तो शुरू से शुरुआत करना था। तो सर, तो मैम इसी के साथ अगर हम बात करें, जैसे कि आपने एक्सपीरियंस के बारे में बात की, कैसेट्स के बारे में बात की, तो वो कौन सा गाना था जो आपने गाया था? और मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को भी वो गीत सुनाएं। अगर पहली कैसेट की बात करें, वो तो झुमाकड़ा जैसे ब्याह गीत हमने रिकॉर्ड करे थे, उससे सुनना चाहेंगे आप? बिल्कुल मैम, अगर आप छोटा सा एक पार्ट उसका सुना दें हमें। नानू गोरे आया बे झमाकड़िया झमाकड़िया, नानू गोरे आया बे झमाकड़िया झमाकड़िया, इन तियां जो शर्म नहीं आई वे झमाकड़िया झमाकड़िया, इना नुआ जो शर्म नहीं आई वे झमाकड़िया झमाकड़िया, इना नंगा नाला लियंदा वे झमाकड़िया झमाकड़िया, इना प्रालिया दगोछा लगाया वे झमाकड़िया झमाकड़िया, नानू गोरे आया बे झमाकड़िया झमाकड़िया, पखी शहर दीवे पखिया तोड़ी बुंबड़ लाया, पखी शहर दीवे पखिया तोड़ी बुंबड़ लाया, सचिन बौड़ी ते रड़काया, अम्मा अम्मा करदाया, बापू बापू करदाया, चिल्म तमाकू करदाया, लाड़ी लाड़ी करदा आया, हो लाड़िया तोड़ तमाचा लाया, पखी शहर दीवे पखिया तोड़ी बुंबड़ लाया। जी
बेहद खूबसूरत मैम। अगर हम वैसे इसमें मैं बताना चाहूँगी कि बहुत लंबा होता है, पूरी शादी होती है, तो इसमें एक मैंने झमाकड़ा का गीत गाया और दूसरा गाली गीत गाया। जी बिल्कुल, मतलब जैसे कि आपने कहा वो जो कल्चर है, वो जो आप रिप्रेजेंट करती हैं, वो आपकी गायकी में दिखता है और हमारे दर्शक और हम सभी देख पा रहे हैं। तो मैम जैसे कि हम अगर बात करें कैसेट्स रिकॉर्डिंग का जो है सिलसिला उस टाइम शुरू हुआ था और हर कहीं देखें तो लोग एक नया क्रेज़ जो है, जैसे कि आपने कहा, एक नया जो है लोगों को मिला था सुनने के लिए, और कैसेट्स रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम उस समय मानते थे। लेकिन जब ये दौर शुरू हुआ, जैसे कि आपने कहा पहले आपने झमाकड़ा गाया, उसके बाद जो है आगे से आगे चलता गया, तो हम एक बात करते हैं पॉपुलैरिटी की, क्योंकि लोग जानते हैं कि ये इस गायिका का है और इन्होंने गाया है। तो वो जब आपकी कैसेट सामने आई तो वो किस तरह का उसके बाद एक्सपीरियंस मिला आपको, और लोगों का रिएक्शन किस तरह का आपको मिला? लोगों ने कह सकती हूँ कि इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया मुझे उस टाइम में भी। आप अगर उस टाइम की बात करें तो 2-3 अखबारें होती थी बड़ी मुश्किल से, जैसे एक गिरिराज होती थी और एक जनसत्ता, पंजाब केसरी और वीर प्रताप। तो उस समय में इन्होंने, मतलब अखबारों ने भरपूर प्यार दिया। और जैसे पहला टाइटल मुझे अखबारों ने दिया हिमाचली लोकगीतों की बुलबुल, और दूसरा दिया ये सभी अखबारों ने, और जितनी हमारी मिनिस्ट्री है उन्होंने दिया। फिर जैसे अगला नंबर आया तो उसमें टाइटल मिला जैसे लोकगीतों की स्वर कोकिला। हाँ जी। फिर जैसे जैसे मेरे नंबर रिलीज होते गए वैसे वैसे टाइटल, मतलब हर एक अखबार वाले जो थे वो अपने हिसाब से टाइटल देते थे, गीत सुन के जैसे एनालाइज करते हैं। अब पता नहीं उनको क्या लगा होगा। तो ये सारे टाइटल हिमाचली लोकगीतों की बुलबुल, स्वर कोकिला, या हिमाचली लता मंगेशकर बोल सकते हैं, तो ये सारे टाइटल मुझे अखबारों ने उस टाइम दिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मान सम्मान सबने दिया मुझे। और बाकी बात ये रही कि बेसब्री से इंतज़ार करते थे, क्योंकि जैसे भजन की बात कर लो आप, चाहे लोक गाथाओं की बात कर लो, हमारे काफ़ी सारी ऐसी लोक गाथाएँ थी जो किताबों में ही, वैसे तो सारा मटेरियल किताबों में था, लेकिन किताबें वही पढ़ सकता है जिसकी पहुंच होगी, है ना जी। आम व्यक्ति तक तो पहुंच हो नहीं सकती, और ना ही उतना इंटरेस्ट रखते हैं लोग। कैसेट, मैं जब कैसेट सिंगिंग जब शुरू करी तो वो तो घर घर तक, क्योंकि 20 रुपए की आती थी कैसेट उस टाइम में, तो हर कोई अफोर्ड कर सकता था। तो ये जो गाथाओं का दौर है, भजन का दौर है, बाकी कल्चर का दौर है, तो ये वहाँ से ही शुरू हुआ। गाथाएं जैसे नूरपुर के हमारे वजीर राम सिंह पठानिया जी थे, फिर रुल कुल है, फिर जो भी सच्ची घटनाएं होती थी, मेरे एक नंबर है देर जैर दे मारिया, फिर काफ़ी सारे ऐसी घटना, शामो नार आप बोल सकते हैं। बिल्कुल मैम, ये जो आप लोक गाथाओं के बारे में हमें बता रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि एक छोटी सी आप हमारे दर्शकों को सुना दें। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो लोक गाथा मैं आपको सुना रही हूँ, ये सच्ची घटना पर आधारित है। और वहाँ कुल में पानी नहीं चढ़ता था कि लोग जैसे खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे थे, तो उस विषय में, और ये बिल्कुल सच्ची घटना है। सुते जे राणे ओ राती सुपना जे होया, सुते जे राणे ओ राती सुपना जे होया, रुल्ला दिया कुल्ला वो जातरा जाई वो रेया, लिखिया परवाना वो सौरे नुआ जो पेजिया, लिखिया परवाना वो सौरे नुआ जो पेजिया, रुल्ला दिया कुल्ला वो जातरा जाई वो रेया, दिए दिया लोई वो गोरिया कागद पड़िया, दिए दिया लोई वो गोरिया कागद पड़िया, नैना ते छम छम रोई वो रिए, अजमत जांदी वो मेरिए जेठिए तीए, मंगलवार
बैरी करड़ा हुंदा, ससू दा लिखिया जे हुंदा हुण मोड़ी भेज दी, ससू दा लिखिया जे हुंदा हुण मोड़ी भेज दी, सौरे दा लिखिया मुखियां मोड़ना, सौरे दा लिखिया मुखियां मोड़ना, सौरे दा लिखिया मुखियां मोड़ना। गाथा ये बहुत जी, लंबी है, जी। मैंने स्थाई और कुछ एक अंतरे गाए, जी मतलब 15 मिनट की है, जी तो काफ़ी समय लगेगा। जी बिल्कुल, तो बहुत खूबसूरती से मैम आपने इसको गाया। लेकिन जी। जैसे हम लोक गाथा की बात करते हैं तो एक स्टोरी है जो आप बताते हैं लोगों जी। को, तो जो आपने गाया है उसकी थोड़ी सी स्टोरी अगर आप हमें बता दें। इसका ये है कि वो जो राजा था वो उसने काफ़ी सारे जैसे प्रयत्न कर लिए कि जी। कूल में पानी चढ़े, खड्ड जी। से कूल जी। को चढ़ाना जी, था। जी। तो वो कूल जो थी काफ़ी सारे गांवों को जो है वो मतलब उससे वो काफ़ी सारे गांव जो थे वो हरे भरे होने थे। जी। तो उसने काफ़ी हवन यज्ञ सब कुछ करवा लिया, जी। पर वो पानी चढ़ता नहीं था उस कूल में। जी। तो फिर उसने जैसे पंडित को बुलवाया तो उनसे पूछा, फिर उन्होंने बताया कि आपकी कूल जो है पुराने टाइम में जैसे बलियों का दौर होता था, जी। तो बोलता कि घर की कोई भी चीज़, जैसे काफ़ी सारी चीज़ें बताई जी। उसने, झाड़ू बताया, जी। बिल्ली बताई, गाय बताई, जी। बेटी बताई, और एक होता है जिससे हम जब रात को चावल बनाते हैं उसको हम अपने वहाँ के कल्चर में बोलते हैं सरीणु, जी। तो वो भी बताया। जी। तो राजा ने सोचा कि जैसे झाड़ू को हम लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं, झाड़ू दूंगा तो मेरे घर की लक्ष्मी चली जाएगी, जी। और बिल्ली अगर मर जाए हमारे से तो हम सोने की बिल्ली बना के रखते हैं, गलती जी। से भी मर जाए। जी। उन्होंने वो भी नहीं दी। बेटी तो बेटी है, बेटी की बलि भी नहीं दी, बिल्कुल। मतलब अपने घर की किसी भी चीज़ की उन्होंने बलि नहीं दी। जी। तो बोलते हैं कि बहू गई हुई थी अपने मायके में, जी। तो उन्होंने वहाँ से फरमान भेजा अपनी बहू के लिए कि वहाँ पे जाकर जानी है और जी। आपको आना पड़ेगा। तो कहते हैं कि जिंदा चिनवा दिया था। पर इसमें एक बात आप ये भी देख सकते हैं कि जी। आप संस्कार देखिए, जी। संस्कृति के साथ साथ हमारे संस्कार भी इन गीतों में झलकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि आज के दौर की बहू होती तो पता नहीं क्या होता, जी। वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। जी। उस बहू ने खुशी खुशी से मतलब वो जो उनका चिन्हवाना था जी। वो स्वीकार किया। जी। और आज भी जो उस वंश के हिमाचल में या पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी बसे हैं तो उनका जी। मंदिर है, तो जी। वहाँ जाके माथा टेकना पड़ता है। कोई भी नई नवेली दुल्हन जब आती जी। है तो वहाँ जाके वहाँ पूरा मतलब परिवार जाएगा और वहाँ जाके माथा टेकेगा। जी बिल्कुल। जी, मतलब कहा जाए जैसे कि आपने कहा रिकॉर्डिंग होती है तो जो कल्चर है, जैसे कि आपने कहा किताबों में कहीं ना कहीं है, लेकिन बिल्कुल। लोगों के घरों में घर घर तक पहुंचाना बिल्कुल। वो आपने जो है कार्य किया है। जी। तो मैम इसी के साथ जैसे कि हम बात कर रहे हैं उस ज़माने की, अगर हम बात करें तो एक ऐसा सॉन्ग है जिसने जो है चेंज कर दिया था उस टाइम, कैसेट भी आई और रिलीज़ किया, और सिर्फ हिमाचल में ही नहीं बल्कि हम नॉर्थ की अगर बात करें तो उस गाने ने जो है एक तूफान सा मचा दिया था। तो उस गाने के बारे में आप हमें थोड़ा सा बताइए और हमारे दर्शकों को भी बताइए। बिल्कुल, वो तो गाना क्या बताऊं मैं आपको कि जो मेरा सपना था आप कह जी, सकते हैं जी। कि अपने हिमाचली कल्चर को एक अच्छी जगह इस्टेब्लिश करना है। जी। कि एक अच्छी गाड़ी में भी हमारा कल्चर सुना जाना चाहिए, क्योंकि जब हम कॉलेज में या स्कूल उसमें प्रोग्राम्स करते थे तो कल्चर तो चलो कहीं का भी वो नहीं होता, पर होता है ना जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो हम चाहेंगे कि हम यहाँ की बात करें, तो पंजाबी हरियाणवी ये सारा कल्चर बजता था। तो ऐसा शौक था ना, जैसे बचपन में सपने होते हैं कि हमारा जो कल्चर है वो क्यों नहीं ऐसे बज सकता, कि डीजे में हमारे गाने क्यों नहीं बज सकते, क्यों पंजाबी, क्यों राजस्थानी, क्यों कहीं का बजे, कि हमारा भी बजना चाहिए। तो वो जो मेरा, वैसे तो सारे मेरे सुपर डुपर हिट नंबर थे, और उस टाइम में एक ट्रेंड होता था डी बिकती थी, मतलब कैसेट तो बिकती थी पर उसका डुप्लीकेट बहुत ज्यादा बिकता था। तो हर उसमें दुकान में जैसे अपनी मशीन लगा के डी बेच देते थे, इतने नंबर बिकते थे। तो वो था धोबन।
तो अगर आप सुनना चाहें तो बिल्कुल, चंद बिल्कुल लाइनें, मैम, क्योंकि बिल्कुल। मेरी ये जो है ये लोक गाथाएं और ये बिल्कुल। एक एक लोक गाथा 15-15 20-20 मिनट की होती बिल्कुल, है, बिल्कुल। तो मैं थोड़ा थोड़ा सुना देती हूँ जी आपको, ठीक बिल्कुल है? मैम, बिल्कुल। काला कगरा से आई के हो सियाई के हो तो बण पानी जो चलिए मैं तेरी सो हो तो बण पानी जो चलिए मत जांदी तो बणी तू मेरी हो आए हाय मेरी हो तू राजियां दा डेरा है मैं तेरी सो हो तू राजियां दा डेरा है तो बड़ी कड़ा सिर चुकिया हो आए हाय चुकिया हो तो बण पानी जो गई है मैं तेरी सो हो तो बण पानी जो गई है पहलिया पौड़िया उतरी हो आए हाय उतरी हो राजेंगी टूए दी मारी है मैं तेरी सो हो राजेंगी टूए दी मारी है दूजिया पौड़िया उतरी हो आए हाय उतरी हो राजे बाँ फड़ ली है मैं तेरी सो हो राजे बाँ फड़ ली है छड़ी दिया राजिया बाई जो हो आए हाय बाई जो हो मेरी जात कमीनी है मैं तेरी सो हो मेरी जात कमीनी है जाती तेरी आदा में क्या करना हो आए हाय करना हो तेरी सूरत बड़ी सोहनी है मैं तेरी सो हो तेरी सूरत बड़ी सोहनी है मैं तेरी सो हो तेरी सूरत बड़ी सोहनी। ये भी बहुत खूबसूरत। लंबी है जी। तो मैंने बीच में छोड़ी है स्थाई अंतरा गा के। जी बिल्कुल, बेहद खूबसूरती से मैम जो आपने है ये गाना हमें सुनाया। और अगर इस गाने की हम बात करें तो आज भी जो है इस गाने को सुना जाता है और लोग आज भी इस गाने को जो है बहुत प्यार देते हैं। मैम मैं बताना चाहूँगी कि ऐसा कोई स्कूल नहीं हिमाचल में, ऐसा कोई कॉलेज नहीं, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं जहाँ ये गाना मतलब बच्चों को इस गाने पे नृत्य ना करवाया गया हो। और मेरे लिए इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या हो सकती है कि जो मेरा ड्रीम था कि बॉलीवुड की जो सिंगर हैं हमारी अनुराधा पौडवाल जी, उन्होंने भी इस गीत को रिकॉर्ड करवाया। जी बिल्कुल, मतलब कहा जाए तो ये जो उपलब्धियां हैं इस गाने के साथ बहुत सारी यादें भी जुड़ी है। और अगर हम बात करें इस गाने की तो इस गाने का अपने में ही एक जो नाम है वो ऊंचा है। तो मैम इसी के साथ जैसे हम आपकी और भी उपलब्धियों की बात करें, जैसे टी सीरीज़ में भी आपने गाया है, तो थोड़ा सा उस एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताएं कि वो एक्सपीरियंस आपका कैसा था। और आप पहली जो है हिमाचल की ऐसी सिंगर थी जिन्होंने जो है टी सीरीज़ में गाया था, तो वो एक्सपीरियंस किस तरह का था और किस तरह का दौर था? मेरा ये होता था कि मैं ही आगे ना बढ़ूं, मेरे साथ और भी मतलब चलें। तो मैं कॉलेज से बाकी लड़कियों को भी साथ जैसे को सिंगिंग के लिए लेकर गई थी। पर टी सीरीज़ में आपको शायद याद होगा जब गुलशन कुमार जी जिंदा थे और एक प्रोग्राम आता था DD1 पे, वो हर जैसे सोनू निगम जी हैं, ये सारे उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं जैसे, तो वो हिमाचली कलाकारों को भी मौका देते थे। तो मैं मतलब अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानती हूँ कि उस टाइम वो दौर ऐसा था कि टी सीरीज़ में जिस सिंगर ने गा दिया उसकी तो बल्ले बल्ले ही हो जाती थी। मैं 93 की बात कर रही हूँ, 92 और 3 के बीच की बात है जी।
तो तब मुझे मौका मिला, तो इससे ज़्यादा मेरे लिए तो खुशी की बात और हो ही नहीं सकती। और वहाँ भी मैंने उनकी पसंद का नहीं गाया जी। वहाँ भी मैंने जिद करी कि मैं अपना जो हमारा वहाँ का झमाकड़ा है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का, और भी काफ़ी जो हिमाचल के, क्योंकि एक मेरा नॉन स्टॉप गीत माला आई थी, उसमें मैंने पूरे हिमाचल को कवर किया था, शिमला से लेके मतलब जो हमारे 12 जिले हैं, जितना जितना मेरे को आता था, एक एक या दो दो गीत, वो पूरी कैसेट ही नॉन स्टॉप थी। तो उन्होंने वो भी सुनी थी, क्योंकि टी सीरीज में आप ऐसे तो गा नहीं सकते, वहाँ भी ऑडिशन होता है। बिल्कुल। तो मतलब कि मैं सौभाग्यशाली मानती हूँ कि गुलशन कुमार जी के साथ भी काम करने का मौका जो है वो मुझे मिला, और हिमाचल की पहली लोक गायिका जो टी सीरीज में गई उसका भी सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। ये सब बड़ों का और गुरुजनों का आशीर्वाद समझती हूँ मैं। जी बिल्कुल मैम, इतनी जो है आपने उपलब्धियाँ जो है हासिल की है, और वहीं हम कला की बात करें, कभी कभी होता है कि इतनी उपलब्धियां हमें मिल जाती है तो हम कला को कहीं पीछे छोड़ देते हैं और अपने में एक अपने आप को आगे बढ़ाने में हम लगे रहते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। जो आपकी कला है, जो हमारी रूट्स है, हिमाचल का जो कल्चर है, वो हम आप में साफ देख सकते हैं, और जो आपके गाने हैं उनमें भी हमें साफ दिखता है। आपको मैं बताऊं कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो वो दौर ऐसा था कि मैं मतलब बहुत पैसा कमा सकती थी जी। पर तब क्या होता था कि जैसे आप पैसा मांगना शुरू करते हैं तो आपको पता ही है, फिर थोड़ा सा प्रोड्यूसर्स की, गायकों की कमी है नहीं जी। आज का दौर तो ऐसा है कि बहुत सारे, और बहुत अच्छी बात भी है कि जो रास्ता मैंने खोला था आज तो कारवां बन गया एक 32 सालों में। तो कहीं कहीं जैसे मैं बात करूं कि सम्मानित, जैसे कोई ऐसा हिमाचल का चलो सम्मान है नहीं जो मुझे मिला ना हो जी। तो कई बार ना मेरे ही गाने बज रहे होते हैं, तो यूथ में और आज की उम्र में थोड़ा फ़र्क तो आ ही जाता है, तो बड़ी खुशी होती है कि भाई लोगों को पता नहीं है पर ये है कि गाना बज रहा है और लोग डांस भी कर रहे हैं और गा भी रहे हैं मेरे गीतों को। तो वो जो मेरा एक सपना था वो मुझे पूरा होता हुआ नज़र आता है। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने रेडियो के माध्यम से भी अपनी लोक गायकी को ज़िंदा रखा है। मैं शिमला से भी जैसे ग्रेड की बात करें तो यहाँ से भी मैंने ऑडिशन क्लियर किया है, यहाँ भी मेरी रिकॉर्डिंग्स हैं रेडियो शिमला में, और धर्मशाला में भी मैं ऑडिशन क्लियर किया। पर ये सिंगिंग लाइन में आने के बाद तब उत्सुकता हुई, किसी ने गाइड किया कि जब तक रेडियो में ऑडिशन ना हो तो सिंगर माने ही नहीं जाते हैं। तो वो भी चलो भगवान की कृपा से, माँ सरस्वती की ये देन थी और गुरुजनों का वो था आशीर्वाद कि मैंने शिमला से भी ऑडिशन क्लियर किया और धर्मशाला से भी, और दोनों जगह मेरी रिकॉर्डिंग्स हैं और वो भी पूरा उसमें मैंने अपना कल्चर गाया। जी बिल्कुल मैम, कितनी खुशी की बात है। अगर हम मतलब उस समय की बात करें और अब तक की बात करें तो काफ़ी जो है उपलब्धियां आपने हासिल की है, जो एक काफ़ी मुश्किल है, इस मुकाम तक पहुंचना जो है बहुत मुश्किल है आज के समय में अगर हम बात करें तो। मैम जैसे कि आपने कहा कि जैसे आप ही ने समय की बात की कि उस समय वो समय कुछ और था और ये जो समय है ये कुछ और है। जैसे कि हम जानते हैं म्यूज़िक में भी चेंज आ रहा है, श्रोताओं में भी चेंज आ रहा है, और म्यूज़िक का जो तरीका है उसमें भी चेंज आ रहा है। तो ये जो चेंज है, जैसे कि आपने कहा पिछले 32 सालों से, ये चेंज आपने किस तरह से ऑब्जर्व किया है और श्रोताओं में किस तरह का चेंज आया है? हमारे दौर में था कि अभी के और पिछली जो हमारा दौर था, क्योंकि मैंने तो कंटिन्यूटी में गाया है पिछले दौर में भी, बीच वाले दौर में भी और आज के दौर में भी। रिमिक्स निकाला था मैंने, मतलब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करने का जो सौभाग्य है वो भी मुझे प्राप्त हुआ जब रिमिक्स का ज़माना आया। तो मैंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया, बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की, पर वो गीत आज भी बजते हैं। जैसे काफ़ी सारे हमारे भजन हैं, उसमें मैंने थोड़ा सा किया था कि अच्छे से अच्छे प्लेटफॉर्म पे भी हमारी जो कल्चर है, हमारी संस्कृति सभ्यता जो है वो होनी चाहिए। तो उसमें मैं काफ़ी हद तक कामयाब रही। वो दौर था कि अगर 15 म्यूजिशियंस बिठाने हैं आपने तो 15 कैबिन अलग अलग
लगे होते थे। बिल्कुल। सब अपने अपने कैबिन में बैठे होते थे, सिंगर अपने कैबिन में। आज का दौर है कट पेस्ट का, आप डम्मी भेज दो और म्यूजिक डायरेक्टर जो हैं वो वहाँ बैठ के पूरा म्यूजिक जो है वो सेटअप पूरा तैयार कर देंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप जाएंगे, आप सिंगिंग रफ सी करके आप भेज दो तो उस पर वो पूरा ट्रैक तैयार हो जाता है और आप जाके 10 मिनट में कि आपका गाना जो है वो रेडी हो जाता है। पर आपको मैं एक बात बताऊं कि आज के जो गायक हैं उनके लिए चैलेंजेस बहुत हैं जी। एक गाना सुपर हिट होता है, उसके बाद गायक का पता ही नहीं चलता कि गया कहाँ, क्योंकि लाइक शेयर व्यू का ज़माना, कमेंट का ज़माना आ गया। पर आप देखिए कि आज से 32 साल पहले भी जो हमने गीत गाए हैं वो आज तक बज रहे हैं। बिल्कुल। तो ये दौर और उस दौर की सबसे अच्छी बात ये है कि वहाँ सब कुछ ओरिजिनल होता था जी। कि अगर बांसुरी बज रही है तो वो ओरिजिनल बज रही है। आज का दौर ये है कि एक कीपैड पे ही आप सारे मतलब आपको वाद्य यंत्र जो हैं वो उसमें मिल जाएंगे जी। तो कहीं ना कहीं जो उस दौर के लोग हैं और जो पारखी लोग हैं उनको पता है कि ये मतलब वो चीज़ नहीं बज रही है जो वो सुनना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरा मानना ये है, मैं तो कई बार मेरी जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि ओरिजिनल चीज़ बजे उसमें जी। मतलब मिनिमम जो है वो एक साज पे और मैक्सिमम जो है वो ओरिजिनल बजवाने की मैं अपने गीत में कोशिश करती हूँ जी। ये फ़र्क है जी। बिल्कुल मैम, जैसे कि टाइम के बारे में आपने बताया, कुछ फ़ायदे भी है और नुकसान भी है। हम कहें कि वो जो एक हमें रॉनेस मिलती थी एक कल्चर की, वो आजकल कहीं ना कहीं कम हो रही है। और उस समय की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि ये जो गाना है धोबन, ये हम आज भी सुनते हैं और आज भी इस गाने पे झूमते हैं। बिल्कुल। तो मैम जैसे कि हम बात करें, जैसे कि आपने कहा कि वाद्य यंत्र जो है वो एक बटन पे मिल रहा है, लेकिन वहीं अगर हम हिमाचल के वाद्य यंत्रों की बात करें, जो हमारे अपने हिमाचल के वाद्य यंत्र है जो फंक्शंस में निकलते हैं, जो कोई भी देवता का काम होता है वहाँ निकलते हैं, और हमारे जितने भी पॉजिटिव काम होते हैं वहाँ वो बजते हैं। तो जी मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे हमारा नरसिंगा होता है, जैसे शुभ उसमें बजाया जाता है, किसी भी शुभ कार्य में, शादी ब्याह में। तो हमारे जो कल्चर के जो विदाई गीत होते हैं उसमें शहनाई बजती है। तो मैंने जितने भी उस दौर में सिंगिंग की है तो मैं अपने साथ अपने वहाँ से लेके जाती थी। पर उसके लिए क्या होता है कि आपको बजट देखना पड़ता है। तो मेरी प्रोड्यूसर्स से पहली जितने भी मेरे मतलब हिमाचल की कोई ऐसी कंपनी है नहीं जहाँ मैंने गाया नहीं। इवन के पंजाब की भी हमारी एक कंपनी थी SJC करके, तो वहाँ भी मैंने अपना फोक गाया है। हिमाचल J&K, लुधियाना, दिल्ली, बॉम्बे, कोई ऐसा स्टूडियो नहीं है जहां मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी है। J&K में मुझे उन म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला जिन्होंने लता मंगेशकर जी का गाना रिकॉर्ड किया था, भला सिपाहिया डोगरिया। तो उनके साथ भी मैंने काम किया है। तो मेरी पहली शर्त होती थी कि जो ओरिजिनल वाद्य यंत्र हैं वो बजने चाहिए। उससे क्या है कि गाने की खूबसूरती और बढ़ती है और गाना जो है वो लॉन्ग लाइफ चलता है जी। धोबन की अगर आप बात करें तो वो ओरिजिनल बजा है ना, तभी आज तक लोग सुन रहे हैं। और कई बार तो स्कूलों में ऐसा देखा गया है कि एज इट इज ही वो कैसेट लगा देते हैं और उस पे नृत्य जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये खासियत है। वाद्य यंत्र है जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल जो है इनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है और कम इस्तेमाल हो रहा है, तो लेकिन हमें अपने कल्चर को आगे साथ लेके जाना चाहिए। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि आजकल कितना ज़रूरी है अपने कल्चर को बचा के रखना और ऐसे हमारे वाद्य यंत्र को इस्तेमाल करना? मैं तो ये कहना चाहूँगी मैम कि वो दौर कहीं ना कहीं अब शुरू हो रहा है, दोबारा से वापस आ गया। पहले बीच में तो बहुत ही ज़्यादा जैसे संस्कृति को थोड़ा सा डीजे ने भी प्रभावित किया जी। तो फिर घूम फिर के बोलते हैं ना, ओल्ड इज़ गोल्ड जी। पुरानी चीज़ें आप देखेंगे कि अब फिर रिवाइव हो रही हैं। क्योंकि मैंने तो छोड़ा नहीं, मैं कंप्रोमाइज़ बहुत कम करती हूँ, शायद इसलिए उतना ज़्यादा जहाँ पहुँचना चाहिए था वहाँ नहीं भी पहुँच पाई, पर मैं बहुत खुश भी हूँ। तो संदेश तो मैं ये देना चाहूँगी मैम कि अपना अगर आप वाद्य यंत्र ही भूल जाएंगे तो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, जो जनरेशन है, उनको तो पता ही नहीं होगा फिर
आज हम अगर बच्चों को नहीं बताएंगे कि शहनाई क्या होती है, तबला क्या होता है, ओरिजिनल ढोलक नहीं बजा के आप बताएंगे, या बांसुरी नहीं बजाएंगे, या फिर आप नरसिंगा की बात करते हैं वो नहीं हम बच्चों को बताएंगे, तो कैसे पता होगा फिर। तो मेरी तो कोशिश ये रहती है, और जितने भी हमारे लोक गायक हैं या जो भी गायक हैं, मैं तो यही कहना चाहूँगी, चाहे वो कहीं का भी हो, अपने जो वाद्य यंत्र हैं उनसे जो खूबसूरती हमारी गायकी की बढ़ती है वो और किसी चीज़ से बढ़ नहीं सकती। जी बिल्कुल मैम। जैसे कि आपने इतने सारे जो है गाने गाए हैं, तो मैं चाहूँगी एक छोटा सा कोई आपका मन पसंदीदा गीत आप हमारे दर्शकों को सुना दें। आपको विदाई गीत सुनाओ? जी बिल्कुल। पुत्र बन के कमाया कर तेरा, कमाया बथेरा, कि दाज दे के तोरी बाबुला। पुत्र बन के कमाया कर तेरा, कमाया बथेरा, कि दाज दे के तोरी बाबुला। मीणे मार दिया सकियां पर जाइयां, बगानियां जाइयां, कि बाबुल तेरे महला बिच पल्ला। चाड़ के सवेरे चलिया जाना, पिया गा चलिया जाना, कि असी केड़े वीर दी जगीर बंडनी। हो पुत्र बन के कमाया कर तेरा, कमाया बथेरा, कि दाज दे के तोरी बाबुला, कि दाज दे के तोरी बाबुला, कि दाज दे के तोरी बाबुला। बहुत खूबसूरत मैम, कितनी खूबसूरती से जो है आप ये गीत गाती हैं, और जो वो खूबसूरती है, वो जो आपका प्यार है अपने कल्चर के लिए, वो साफ साफ झलकता है। तो मैम जैसे कि अगर हमने आपसे इतनी सारी बातें की, अभी तक का आपका एक्सपीरियंस जाना, तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपकी शुरुआत से लेके, स्कूल से लेके अभी तक का जो आपका गायकी में एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, और उस एक्सपीरियंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं आपको बताऊं कि मैंने कभी को सिंगिंग नहीं करी जी। कि मेरा मानना ये था कि जब कैसेट लाइन थी तो क्या होता था कि 2 सिंगर होते हैं, तो अगर नंबर हिट होता है तो कोई बोलता है कि ये मेरी वजह से हुआ, तो वो कुछ दिमाग में ऐसा बैठ गया कि मैं रियलिटी बता रही हूँ। फिर मैंने एक कसम सी खाई कि मैं अकेले ही गाऊंगी। मेरी कैसेट में आपको किसी का भी नाम नहीं मिलेगा, मैंने अकेले ही सिंगिंग करी है। हालांकि बहुत सारे ऑफ़र, लाखों के हिसाब से जैसे ऑफ़र आते थे कि फलाने मेल सिंगर से गाओ, उससे गाओ, इसके साथ गाओ, तो मैंने कभी नहीं गाया। मैंने हमेशा कि अगर फ्लॉप होगा नंबर तब भी मेरा, हिट होगा नंबर तब भी मेरा, कि प्रोड्यूसर्स अगर ब्लेम करेंगे तो डायरेक्ट मुझे करेंगे, मेरी वजह से किसी और को नुकसान नहीं होना चाहिए। हो सकता है मेरे साथ जो गाए उसका नाम अच्छा चलना और मेरी वजह से फ्लॉप हो जाए, तो ये मैं कहीं नहीं चाहती थी। तो मेरा जो आज तक का सफ़र है माँ सरस्वती की और अपने गुरुजनों की और माता पिता का बड़ा आशीर्वाद है कि बहुत ही अच्छा रहा। एक होता है अच्छा और एक होता है मतलब कहा अच्छा। जाए कि जो वो एक्सपीरियंस है वो आपका बहुत अच्छा रहा। तो मैम आज आपने हमसे इतनी सारी जो है बातें की और इतना सारा जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में हमने जाना, आपकी उपलब्धियों के बारे में जाना। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे कार्यक्रम में आज आने के लिए और हमारे साथ इतनी सारी जो है जानकारी शेयर करने के लिए, आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और बताना चाहूँगी कि स्टेट अवार्ड जो है वीमेन अवार्ड इस बार कांगड़ा के लिए आर्ट एंड कल्चर के संवर्धन के लिए मुझे दिया, पिछले 8 मार्च को शांडिल्य जी ने दिया। वो भी कला के क्षेत्र में मिला, तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी मैम, बिल्कुल, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ दर्शकों, हम आप सभी का धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे कार्यक्रम में आज हमारे साथ बने रहने के लिए। दर्शकों, अभी के लिए आप लोगों से लेंगे इजाज़त, लेकिन जाते जाते मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम जाते जाते आप हमारे दर्शकों को एक सॉन्ग सुनाते हुए जाएं। बिल्कुल, मैं आपकी विदाई भी अपने कल्चर से ही करूंगी, पर उससे पहले मैं भी आप सभी का तहे दिल से आभार और धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे ये मंच प्रदान किया।
रसो बसो पेलो को असा परदेसी वो बंदे, रसो बसो बेलो को असा परदेसी वो बंदे, असा परदेसी वो बंदे हो रेंदे खड्डां दे कंडे, असा परदेसी वो बंदे हो रेंदे खड्डां दे कंडे, वो साड़ी जांदी बारी दी सलाम ले लो जी, साड़ी जांदी बारी दी सलाम ले लो जी, अपू अदी बो खांगे तुसा जो सारी बो देंगे, अपू अदी बो खांगे तुसा जो सारी बो देंगे, सजन रे जी जायो अज दी रात वे हाँ, अपू पुइया वो सोंगे तुसा जो मंजा।